वेलकम टू पार्ट थर्ड ऑफ आवर कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें हम क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग को डील कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने बेल्जियम और श्रीलंका की एथनिक एंड जियोग्राफिकल कंपोजिशन को समझा। उसके साथ हमने बेल्जियम में डच और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट के रीजन एंड उसके सॉल्यूशन को समझा। इसी प्रोसेस में अगर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं तो अभी हमें श्रीलंका को स्टडी करना है। अगर हम श्रीलंका के बेसिक फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में एज एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसको स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि श्रीलंका में 74% पॉपुलेशन किसकी है, सिन्हाला स्पीकर की है, और 18% पॉपुलेशन किसकी है, तमिल स्पीकर्स की है। यानी कि 74% पॉपुलेशन वाले सिन्हाला स्पीकर कम्युनिटी बेसिकली मेजॉरिटी है श्रीलंका में, और तमिल्स जिनकी पॉपुलेशन 18% है वो श्रीलंका में माइनॉरिटी है। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, राइट। आजाद होने के बाद वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म हुई होगी। ऑब्वियस सी बात है कि 74% पॉपुलेशन सिन्हाला की है तो इन्हें वोट ज्यादा मिले होंगे, सरकार इन्हीं की बनी होगी। लेकिन सिन्हाला गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है तमिलों को लेके वो ये है कि तमिल्स जो हैं वो बेसिकली आउटसाइडर्स हैं, राइट। तो आउटसाइडर मानते हुए सिन्हाला गवर्नमेंट तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश करती है, और इसी डिस्क्रिमिनेशन को हम कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, राइट। हमने मेजॉरिटेरियनिज्म के बारे में समझा है कि मेजॉरिटेरियनिज्म एक बिलीफ है जो ये कहता है कि एक कंट्री को मेजॉरिटी कम्युनिटी ही रूल करेगी, जिसमें चाहे तो वो माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकती है। तो श्रीलंका में सिन्हाला गवर्नमेंट तमिल्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट करती है उसी को हम क्या कहते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, जिससे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये देख। श्रीलंका में तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म कैसे प्रैक्टिस करी गई उसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सिन्हाला गवर्नमेंट ने 1956 में एक एक्ट बनाया, एक अधिनियम बनाया, बेसिकली कानून बनाया, लॉज बनाए, जिसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जो सिन्हाला है वो श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राइट। और इसमें तमिल लैंग्वेज को किसी भी तरीके का कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। ये था तमिल लैंग्वेज के साथ होने वाला भेदभाव। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें यह कहा गया कि प्रेफरेंस सिन्हाला कम्युनिटी को दी जाएगी अगर बात आएगी गवर्नमेंट जॉब की, या फिर बात आएगी यूनिवर्सिटी में पोजीशन या एडमिशन की। यहां पे भी तमिलों को डिसरिगार्ड किया गया, यानी कि तमिलों के साथ गवर्नमेंट जॉब के लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन और यूनिवर्सिटी में एडमिशन एंड पोजीशन को लेके भेदभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जो श्रीलंका में एक टाइम के बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें यह कहा गया कि जो स्टेट है यानी कि जो सरकार है वो प्रोटेक्ट करेगी और प्रमोट करेगी किसको, बुद्धिज्म को और वहां की बुद्धिस्ट कम्युनिटी को। देखिए श्रीलंका में जो तमिल्स है उनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है, राइट, उन्हें हेल्प की जरूरत है। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट सिर्फ बुद्धिज्म को प्रमोट और बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, कहीं भी तमिल्स के लिए कोई स्पेशल लॉज वगैरह नहीं बनाती। तो ये अपने आप में श्रीलंका में तमिल्स के साथ होने वाले भेदभाव को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को हम कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी सिन्हाला श्रीलंका को रूल करती है, जिसमें वो वहां के माइनॉरिटी तमिल्स को आउटसाइडर मानती है, इसलिए उसके साथ भेदभाव करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है। श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म जो प्रैक्टिस किया गया यानी कि तमिल्स के साथ जो भेदभाव किया गया उसके इंपैक्ट्स तो निकले होंगे कुछ ना कुछ, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, राइट। तो श्रीलंका में तमिल्स के साथ इतने लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया उससे श्रीलंकन तमिल्स के अंदर एक एलियनेशन, अलगाव की भावना आती है कि हम अलग हैं, स्ट्रगल करेंगे, राइट। तो जब इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन हुए, इसी बीच श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी कुछ डिमांड्स भी उठाई। वो डिमांड्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे उन्होंने डिमांड उठाई कि जैसे सिन्हाला को आपने ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया वैसे ही हमारी लैंग्वेज को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दीजिए। उन्होंने डिमांड की रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। इनको इस बात से दिक्कत नहीं है कि सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे है, दिक्कत इस बात से है कि तमिल लैंग्वेज को भी तो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा रहा। तो इनकी डिमांड क्या थी कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है तमिल लैंग्वेज उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए। दूसरा, इन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड करी, यानी कि क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग करी। इसका मतलब यह है कि जिस एरिया में तमिल्स रह रहे हैं
उस एरिया में सिन्हाला गवर्नमेंट का बहुत कम इंटरफेयर होगा, न के बराबर। इस डिमांड को कहा जाता है डिमांड ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी, यानी कि क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग, राइट। इसके अलावा मैंने आपको यह बताया था कि गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड पोजीशंस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो इनकी डिमांड ये थी कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए एजुकेशन में और उसके साथ साथ जॉब में, राइट। सरकार ने इनकी कुछ डिमांड्स को, जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनकी कुछ डिमांड्स को तो डायरेक्ट मना कर दिया, राइट। जैसे रीजनल ऑटोनॉमी की जो डिमांड थी उसको डायरेक्टली इन्होंने डिनाई कर दिया, मना कर दिया। लेकिन बाकी डिमांड्स में भी बहुत ज्यादा अटेंशन दिया, ऐसा दिखाई नहीं देता है। इस डिमांड को तो पूरे तरीके से मना कर दिया और बाकी डिमांड्स को इग्नोर करने की कोशिश करी, राइट। जिससे तमिल्स के अंदर डिससैटिस्फैक्शन, असंतोष की भावना बहुत बड़े लेवल पे इमर्ज हुई। उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम कहते हैं लिट्टे। लिट्टे की फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम। प्रभाकरन इनके हेड हुआ करते थे लिट्टे के। तो इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई लिट्टे, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम की डिमांड कर दी, यानी कि एक अलग तमिल राज्य की मांग कर दी, राइट। इनकी इस डिमांड को भी डिनाई कर दिया गया। तो इन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए वेपन्स, हथियार उठाए और इन्होंने सरकार के खिलाफ डायरेक्ट लड़ाई लड़ी, जिसको हम कहते हैं श्रीलंका में सिविल वॉर। यानी कि तमिल्स की डिमांड पूरी नहीं हुई, उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसने तमिल्स के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करी, और सिन्हाला गवर्नमेंट ने पहले की तरह इस डिमांड को भी डिनाई कर दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। क्योंकि इस बार सिन्हाला के अगेंस्ट तमिल कम्युनिटी ने, लिट्टे ने हथियार उठा लिए, वेपन्स का सहारा ले लिया, राइट। तो उसी पॉइंट को हम देखते हैं। द डिस्ट्रस्ट एंड एलियनेशन टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन तमिल एंड सिन्हाला व्हिच अल्टीमेटली लेड टू सिविल वॉर। यानी कि तमिल्स के साथ जो भेदभाव, डिस्ट्रस्ट, ये सारी चीजें हुई, ये अल्टीमेटली मेजॉरिटी माइनॉरिटी सिन्हाला और तमिल्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को, डिससैटिस्फैक्शन को बढ़ाती गई, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट हमें सिविल वॉर के रूप में देखने को मिलता है, यानी कि गृह युद्ध के रूप में देखने को मिलता है। गृह युद्ध होता क्या है? जब देश दो कम्युनिटीज में आपस में बढ़ जाए, दो पार्ट्स में बढ़ जाए और आपस में ही लड़ाई लड़ने लगे, इसी को हम क्या कहते हैं? सिविल वॉर। क्योंकि तमिल्स की ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे ने सिन्हाला गवर्नमेंट के अगेंस्ट हथियार उठाए थे, सरकार के खिलाफ वेपन्स का सहारा लिया था, इसलिए श्रीलंका में सिन्हाला गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को, लिट्टे को, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक आतंकवादी संगठन के रूप में डिक्लेयर किया, और श्रीलंका में एक लंबा समय सिविल वॉर के रूप में देखा कि जिसमें काफी सारे लोगों की जान गई। और आज सिचुएशन ठीक है, अभी श्रीलंका सिविल वॉर जैसी क्राइसिस में नहीं है, वहां पे सिविल वॉर काफी पहले खत्म भी हो चुका है, राइट। तो हमने बेल्जियम का भी एग्जाम्पल देखा, हमने श्रीलंका के भी एग्जाम्पल को स्टडी किया। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कॉन्फ्लिक्ट हमें बेल्जियम में भी दिखा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्फ्लिक्ट हमें श्रीलंका में भी दिखा। लेकिन बेल्जियम ने समझदारी दिखाई, बेल्जियम में पावर शेयरिंग के ऑप्शंस को अपनाया गया, जिससे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, उनके बीच की टेंशन को पीसफुली रिजॉल्व किया गया। इन श्रीलंका में मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी यानी कि सिन्हाला स्पीकिंग एंड तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए बेल्जियम की तरह पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी को नहीं अपनाया गया। इस वजह से श्रीलंका में जो सिचुएशन पीसफुली पावर शेयरिंग के थ्रू रिजॉल्व हो सकती थी, वो आगे और ज्यादा बढ़ती गई, और अल्टीमेटली जिसने श्रीलंका में सिविल वॉर को जन्म दिया, जिसमें लाखों, जिसमें हजारों सिन्हालास भी मारे गए और हजारों तमिल्स भी मारे गए, राइट। तो यहां हमें समझ में आता है पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, जो बेल्जियम में हुई जहां पे शांति आ गई, और श्रीलंका जहां पे पावर शेयरिंग नहीं हुई, वो सिविल वॉर जैसी क्राइसिस में घुसता चला गया।